are you? I hope you all are doing great. So let's continue resident status. So लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. सो इंडिविजुअल में हमने सिर्फ बेसिक कंडीशन ही डिस्कस की थी, बेसिक कंडीशन, और उसमें से एक एग्जाम्पल भी कराया था. तो पहले हम क्या करते हैं, लेट्स रिवाइज कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. और पहले उसके क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे आज इंडिविजुअल के. ओके, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब देखो क्या हमने डिस्कस किया था बेसिक कंडीशन में. अगर टोटल इनकम हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे स्कोप ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ इंडिविजुअल व्हेन वी नो वेयर दैट पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. अब उसके लिए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कब होगा, उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस, बेसिक कंडीशंस हैं, पहले वो चेक करनी है. तो बेसिक कंडीशन है, पहली फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन है कि सच पर्सन 182 डेज और मोर स्टे होना चाहिए करेंट प्रीवियस ईयर. करेंट प्रीवियस में कितना होना चाहिए? 182 डेज और मोर. और इसी की सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है 60 डेज इन प्रीवियस करेंट ईयर. एंड उसके बाद जो लास्ट 4 ईयर, लास्ट प्रीवियस 4 ईयर है, उसमें कितना होना चाहिए? 365 डेज. ओके, अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो वो क्या ट्रीट किया जाएगा? रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, वो रेसिडेंट होगा. और इसमें से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो उस केस में क्या होगा? दैट पर्सन इज ट्रीटेड ए नॉन रेसिडेंट. और इसमें क्या था, रेसिडेंट के बाद क्या है, अगर ये इसमें दोनों में से एक कंडीशन, बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो उसके बाद हमें ये भी पता करना होता है कि वो क्या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है, या रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और या एनआर. एनआर तो फिर यही, अगर दोनों में से एक भी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या है, एनआर तो हो ही गया. तो हमें इसमें दो कंडीशन क्या चेक करनी पड़ती है, या तो वो क्या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी भी है उसी के साथ साथ. ओके, तो और इसमें क्या था, और भी मैंने चेक और भी समझाया था कि इसमें से अगर किसी दिन वो क्या करता है, इंडिया से जाता है, उस दिन को भी हम स्टेइंग पीरियड में कंसीडर करते हैं, और जिस दिन वो इंडिया में आते हैं वो भी दिन कंसीडर करेंगे. ओके, और इसके बाद बताया था 3 एडिशनल कंडीशन जिसमें क्या है, सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो कौन सी कंडीशन है बताओ, जिसमें वो एक्सेप्शन कौन क्या है, वो एक्सेप्शंस है. उसमें क्या है, अगर उन एक्सेप्शन में फॉल करता है इंडिविजुअल तो उसे 60 डेज इन करेंट प्रीवियस ईयर में और लास्ट 4 ईयर में 65 डेज 365 डेज की कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. अब देखो इसमें क्या था, फर्स्ट क्या था, इफ एनी इंडियन सिटीजन गोज आउट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज. तो उस केस में क्या है, उस केस में उसे सेकेंड कंडीशन, बेसिक कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. ओके, और उसके बाद क्या है, और ये पर्सन क्या है, ये एनआर भी बन सकता है, और एनआर नहीं, रेसिडेंट ऑर्डिनरी भी बन सकता है, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी भी बन सकता है. अब इसके बाद क्या है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो क्रू मेंबर का इंडियनशिप का, और वो आउटसाइड जाता है. ओके, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी उसे सेकेंड कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. और उसके बाद क्या है, इसमें भी पर्सन जो क्रू मेंबर है इंडियनशिप का, वो क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है. अब इम्पोर्टेंट ये है जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ. इसमें क्या था, अगर इंडिविजुअल की इनकम क्या है, अप टू 15 लाख है, वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, और क्या इंडियन ओरिजिन, वो क्या करता है, इंडिया आता है. ठीक है, इंडिया आता है, अगर उसकी इनकम कितनी, अप टू 15 लाख, मतलब 15 लाख से कम है, तो उसमें क्या है, उसे 182 डेज की कंडीशन ही फुलफिल करने की जरूरत है. ओके, इसमें भी क्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत है. तो इसमें क्या, अगर वो क्या है, उसकी अप टू कितनी इनकम है, अप टू 15 लाख, तो उसे सिर्फ 182 वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी बस. इसमें सेकेंड कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. और इस केस में क्या बन सकता है, सच पर्सन रेसिडेंट भी बन सकता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और रेसिडेंट और ऑर्डिनरी भी बन सकता है. अब इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर इंडिविजुअल
की इनकम 15 लाख से क्या ऊपर है, ज्यादा है, अदर देन फॉरेन इनकम। ओके, और फॉरेन इनकम भी बताया था क्या होती है, और क्या इसमें 15 लाख से ऊपर है तो उस केस में अगर वो क्या करता है 182 डेज की कंडीशन को फुलफिल कर लेता है। ओके, तो उस केस में क्या होता है 182 डेज की कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो उस केस में वो एनआर की नहीं, एनआर नहीं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी और रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी बन सकता है। बट इन केस वो क्या करता है सेकेंड कंडीशन को फुलफिल करता है तो सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। क्या चेंज होगा, यही इसमें क्या था, अमेंडमेंट था। क्या चेंज होगा, जो 60 डेज है ना उसे क्या रिप्लेस कर देंगे 120 डेज से। करेंट प्रीवियस ईयर में कितने 120 डेज होने चाहिए, 120 डेज, और लास्ट प्रीवियस 4 ईयर में कितना होंगे 365 डेज। अगर वो ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है, सच इंडियन ओरिजिन और कौन, इंडियन सिटीजन विच कम्स इन इंडिया, जो इंडिया में आता है, विजिटेड इन इंडिया, विजिट इन इंडिया करता है, विजिट करता है, तो उस केस में क्या होगा बताओ, उस केस में अगर क्या है तो वो रेसिडेंट होगा बट नॉट ऑर्डिनरी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ना, और इसके बाद मैंने क्या किया था, एग्जाम्पल भी एक बताया था। अब क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत सारे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। ओके, तो अब देखो क्या है इसमें, कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल कल 1 था, आज एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या देखो, मिस्टर भाई ऑफ जापान, अराइव इंडिया ऑन 2017 जून 2021 and left India on 20 December 2021. Compute staying period in India. उसका बताओ स्टेइंग पीरियड कितना होगा इन 2021 और 2022। 2021 और 2022 में कितना उसका स्टेइंग पीरियड होगा वो बताना है। और इसमें मैंने क्या समझाया था, स्टेइंग पीरियड में कि जिस दिन वो आता है वो भी दिन कंसीडर करेंगे और जिस दिन जाता है वो भी दिन कंसीडर करेंगे। जल्दी करो, जल्दी से अपनी नोटबुक में करो, उसके बाद नेक्स्ट पहले वीडियो पॉज करो, पहले इसे खुद सॉल्व करो। ओके, सो जल्दी करो। अब देखो आंसर क्या होगा इसका, कब से 17 जून 2021 टू 20 दिसंबर 2021। यहाँ से देखो जून में कितने डेज होते हैं जून के मंथ में, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब जून में 30 डेज होते हैं, 30 डेज में से 70 डेज क्या करेंगे, माइनस कर दो, तो कितने डेज आ जाएंगे 17 पे ही करेंगे। 17 तो कितना हो जाएंगे, 17 का मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो कितने हो गए 40 डेज। 40 डेज जिस दिन आया है ना उसी दिन से कंसीडर करेंगे, तो 30
30 है, 30 में से माइनस कर दो कितने हैं, बताओ कितने माइनस करोगे 30 में से, यहाँ पर 13 माइनस करने हैं, क्योंकि लास्ट में कितने बचे हैं, 13 बचे हैं लेफ्ट में से, 13 क्यों, देखो 17 है ना, हम 17 से कर रहे हैं तो 16 दिन माइनस करने पड़ेंगे। ओके, 17 से कंसीडर करने। अब देखो जुलाई में, देखो जुलाई में कितने डेज होते हैं, जुलाई में होते हैं 31 डेज होते हैं जुलाई, और अगस्त में भी कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, और सितंबर में कितने होते हैं, 30 डेज, अक्टूबर में 30 डेज, अक्टूबर में होते हैं 31, और नवंबर में कितने होते हैं, नवंबर में बताओ 30, और दिसंबर में कब जा रहा है, 20 को, तो ये तो क्या सीधा 20 ही दिन आएंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 20 डेज। ओके, 20 डेज आ गया। अब क्या करना है बताओ जल्दी से, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये 14 डेज ही होते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करो, टोटल करो तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड स्टेइंग, नंबर ऑफ डेज स्टेइंग कितना है 14 प्लस में 31 प्लस में 31 प्लस में 30 31 प्लस में 30 प्लस 30, ये हो रहा है 182 डेज। नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, कितने दिन स्टे करेगा ये इंडिया में। ओके, करो जल्दी से। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्या है इसमें, अभी एग्जांपल ही करेंगे यार, सारी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी अच्छे से। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है देखो, मिस्टर राम ऑफ चाइना अराइव इंडिया ऑन 13 August 2020 and left India on 27 December 2021. Calculate staying period. इन इंडिया में कैलकुलेट करना है स्टे पीरियड कितना है, नंबर ऑफ डेज कितने वो स्टे किया है इन इंडिया में। ओके, तो अब कैसे करोगे बताओ, जल्दी से करो, खुद फटाफट करो। अब देखो इसमें क्या है, और कब का निकालना है, 20-21 का निकालना है, 2020 और 21 का स्टे पीरियड निकालना है। 2020-21 का मतलब क्या हो गया, देखो 2020-21 का मतलब हो गया कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे, नंबर ऑफ डेज मिस्टर राम स्टे इन इंडिया। हमें ये तो पता करना है कितने दिन राम यहाँ पर रहा है इंडिया में। तो देखो अब कौन सा ईयर है, 20-21, तो हम क्या करेंगे, 20-21 का मतलब 13 अगस्त 2020 और 2 कहाँ तक का लेंगे, 31/3/2021 तक के बोलेंगे। 20-21 का मतलब ये तो हुआ
ओके, तो अब क्या करेंगे, 13 अगस्त देखो, 13 अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, ये अगस्त लेते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। अगस्त हम तब पहले 20-21 इस टाइम पीरियड देखेंगे तो हम 20-21 से तो पीरियड का कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ डेज कितने मिस्टेक किया है, तो अगस्त में कितने दिन आए, 13 दिन। 13 दिन कैसे बताओ, गलत है, वो अराइव कब हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, और अगस्त में कितने डेज होते हैं, 31 दिन। तो 13 से कैलकुलेट करो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 14 और 5 19 डेज। और उसके सितंबर में कितने होते हैं, 30 डेज। अक्टूबर में कितने होते हैं, 31 डेज। नवंबर में कितने होते हैं, 30 डेज। दिसंबर में 31 डेज। जैन में 31 डेज होते हैं। फेब में कितने होते हैं, 28 होंगे देखो। मार्च में 31 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया कितना हो गया देखो, 19 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 28 प्लस 31। टोटल हो रहा है कितना देखो, टोटल हो रहा है 231 डेज। तो इट मीन्स कितने डेज स्टे किया उसने मिस्टर राम, स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2020-21 231 डेज। ये है ना, ऐसे करना है। तो वीडियो पॉज करो, इसे भी लिखो जल्दी से। नाउ अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हर एग्जांपल में कुछ नया मिलेगा, ये ध्यान रखना है। बस वही नए सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो इस एग्जांपल में देखो क्या है, एग्जांपल नंबर 3 था ना, अब कौन सा एग्जांपल होगा, एग्जांपल नंबर 4। अब एग्जांपल नंबर 4 में क्या देखो, मिस्टर एक्स ऑफ जापान arrive India on 25 December. Okay, for 200 days. Compute staying period इन प्रीवियस ईयर 2020 और 21 का बताना है। अब इसमें देखो क्या लिखा, मिस्टर एक्स ऑफ जापान, मिस्टर एक्स जापान का है, जापान में रहता है, वो इंडिया में अराइव हुआ है, आया है, कब आया है देखो, 25 दिसंबर 2020 को आया है, 2020 को आया है। ओके, फॉर 200 डेज, कितने दिन के लिए आया, 200 दिन के लिए आया, और कब आया, 25 दिसंबर 2020 में। और इसमें कंप्यूट करने की क्या है, स्टेइंग पीरियड हो, पीरियड इन प्रीवियस ईयर 2020-21 में वो कितने दिन रहा है इंडिया में, वो कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे करोगे, जल्दी करो, बताओ आंसर। अब देखो आया तो कितने, 200 दिन के लिए, बट
प्रीवियस ईयर मीन्स हम 20-21 में कितने दिन रहा, हमें सिर्फ वो कैलकुलेट करके बताना है, हमें 200 दिन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 1000 दिन आया हो, चाहे कितने दिन के लिए आया, चाहे वो फॉरएवर के लिए आया हो, डजेंट मैटर, सिर्फ तुम्हें बताने किसके लिए 20-21। तो 20-21 का क्या पीरियड बनेगा, देखो 20-21 का मतलब क्या है, 20-21 मीन्स 25 दिसंबर 2022 टू क्या बनेगा 31 मार्च 2021। तो इसके बीच के डेट काउंट कर लो, पता चल जाएगा कितने दिन 20-21 में रहा है वो इंडिया में स्टे किया उसने। तो देखो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक ही होगा ना। तो देखो दिसंबर में कितने दिन रहा है 25 तारीख को आया, तो वो भी दिन कंसीडर करेंगे। और दिसंबर में कितने दिन डेज होते हैं 31, तो क्या करेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो कितने दिन हो गए 7 डेज। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, और जैन में कितना होता है 31 डेज, और फेब में 28 डेज, मार्च में 31 डेज। अब टोटल करो 7 प्लस में 31 प्लस में 28 प्लस में 31, तो कितना हो गया 97 डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना स्टे किया उसने, कब, प्रीवियस ईयर 2020 और 21। हमें 200 दिन से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना 20-21 में कितने दिन स्टे किया है उससे मतलब है बस। ओके, तो हम ऐसे करेंगे। तो वीडियो पोस्ट करो और जल्दी से लिखो इसे। नाउ अब इससे भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, इसमें देखना खुद दिमाग लगाना एक बार। ओके, अब इसमें एग्जांपल नंबर क्या होगा 5 होगा। अब इसमें देखो क्या है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया ऑन 25 जून 2021. Okay, is left कब के थे 25 जून 2021 and arrived back to India on 15 Jan 2022. Compute staying period in previous year 2021 और 22 और 22 में बताना है कितने दिन स्टे किया है इंडिया में। अब देखो इंडिया में कब आया, नहीं इंडिया से कब गया, इंडिया से गया 25 जून 2021 को। ओके, तो इससे पहले के जितने भी मंथ हैं वो क्या इंडिया में रहा ना, अप्रैल मई जून है ना, अप्रैल मई जून। और उसके कब बैक आया, बैक आया है 15 जैन 2022, तो 15 जैन जो होगा फेब भी आएगा और मार्च, ये दिन इंडिया में रहा है। इसका मतलब ये है, देखो कैसे करोगे इसे आंसर। अब देखो इससे इंडिया में कब स्टे किया उसने, इसका मतलब क्या है, जितने दिन क्या किया उसने लेफ्ट हुआ है वो क्या कर दो, उन्हें क्या कर दो माइनस कर दो। ओके, और जितने दिन इंडिया में रहा उसे कंसीडर कर लो। इट मीन्स देखो 25 जून को ये जा रहा है इंडिया से बाहर। ओके, 25 जून से पहले तो इंडिया में रहा है ना, तो अप्रैल हो गया ना, अप्रैल मार्च, ओहो क्या कर रहा हूं मैं,
अप्रैल, मई, जून, जून। देखो अप्रैल में इंडिया में रहा है और मई में इंडिया में रहा है और जून को जा रहा है वो 25 जून को। ओके, जून के अब बैक कब आ रहा है, देखो बैक आ रहा है जैन को, तो यहाँ पर क्या आएगा जैन, तो जैन में रहा हुआ कुछ दिन, फिर फेब में रहा है, फिर मार्च में रहा है। ओके, यही होगा ना। तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डे, 31 डे, और जून में कितने दिन रहा है, देखो 25 जून। 25 जून का मतलब क्या है, 25 डे स्टे किया है। उस दिन को भी हम कंसीडर करते हैं जिस दिन इंडिया से बाहर जाता है, तो कितने होंगे, 25 डेज होंगे। अब इसमें देखो अलग है ना ये सबसे। अब जैन में देखो कब आ रहा है, जैन में आया 15 जैन को, और जैन में कितने डेज होते हैं, 31, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इट मीन 17 दिन, 17 डेज। ओके, अब इसके बाद क्या देखो, 17 डेज ये हो गया। अब फेब में कितने, 28 डेज, मार्च में 31 डेज, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, देखो 30 प्लस 31 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 28 प्लस 31, 162 डेज नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। इंडिया में कितने दिन रहा है वो, 2020-21 में, 20-21 में, 21-22 में। ओके, तो क्या समझना है इसमें, इसमें क्या है, ये यहाँ इसमें पहले क्या था, अराइव करता था, आता था, अब यहाँ से लेफ्ट कर रहा है, तो लेफ्ट वाला पोर्शन क्या कर दो, उसे अनसीन कर दो, उसे इग्नोर कर दो, और जितने दिन आ रहा है उसे कंसीडर कर लो। ओके, दैट्स इट। वीडियो पॉज करो, इसे वीडियो को जल्दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 6 क्या है इसमें, मिस्टर एक्स ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया एज ऑन 11 Feb 2021। Okay, 11 Feb 2021, and arrived back in India on 1st December 2021। ओके, 2021 को क्या है, बैक हुआ है, वापस आ गया है। कंप्यूट नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। अब निकालो इसमें, देखो मिस्टर एक्स और किसके लिए निकालना है, 2021 और 2022, प्रीवियस ईयर है 2021 और 22। ओके, ये प्रीवियस ईयर। सो अब इसमें देखो क्या है, इंडिया लेफ्ट करके कब जा रहा है, इंडिया लेफ्ट करके जा रहा है 11 Feb 2021। 11 Feb किस में आता है, वो तो 20-21 में आ गया ना, 20-21 में आ गया। अब ये बैक कब आ रहा है, बैक आ रहा है, ये जब कब आ रहा है, बैक आ रहा है 1 दिसंबर को। तो ये देखो 20-21 में फॉल करता है, ये किसमें फॉल कर रहा है, अप्रैल 31 मार्च 2021 में आ रहा है, कवर हो रहा है। ओके, तो ये पीरियड क्या हो गया, देखो इट मीन्स ये जब बैक हो रहा है वही से कंसीडर करें कितने दिन स्टे किया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो इट मीन्स दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब दिसंबर में कौन सी डे को आ रहा है, 1 दिसंबर को आ रहा है, तो उसके पूरे कितने 31 दिन हो जाएंगे, 31 डेज। और उसके बाद क्या है, 31 डेज और 28 डेज और 31 डेज के नंबर काउंट करो।
31 प्लस में 31 प्लस में 28 प्लस में 31, ये हो रहा है 121 डे, 121 डे स्टे इन प्रीवियस ईयर 2021 और 22, इतने दिन स्टे किया है। ओके, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हुई होगी, तो क्या कि यहाँ पर क्या 11 फेब है, हम कब तक कैलकुलेट कर रहे हैं 21-22 तक कर रहे हैं, तो 21-22 कहां से कंसीडर करेंगे, अप्रैल से करेंगे, अप्रैल से 21 अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक। तो देखो ये लेफ्ट करेगा कब, लेफ्ट फेब को ही करेगा, फिर बैक कब आ रहा है, बैक आ रहा है दिसंबर में, और दिसंबर में तो 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर में इसने स्टे कितना किया, दिसंबर को किया, दिसंबर में जैन में किया, फेब में किया, मार्च में किया, दैट्स इट। ओके, तो नंबर ऑफ डेज कितने स्टे हुआ है, 121 डेज। ओके, वीडियो को जरूर इसे भी लिखो। नाउ अब देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे ध्यान से करना, इसमें अमेंडमेंट वाला पोर्शन इसी में है। ओके, सो इसमें देखो क्या लिखा, मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन सेटल्ड इन कनाडा। एक इंडियन सिटीजन है मिस्टर एक्स, वो कनाडा में सेटल हो जाता है, और क्या लिखा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हैज विजिटेड इंडिया ऑन 12 मई 2020 एंड रिटर्न बैक ऑन 20 अक्टूबर 2020। ओके, और उसका लिखा ही प्रेजेंस इन पास्ट 4 ईयर, उसके पास्ट 4 ईयर की डिटेल भी मैंने, और उसका क्या केस वन में क्या है, ही हैज नो इनकम इन इंडिया। अगर उसकी इनकम इंडिया में नहीं होती तो उस केस में क्या करेंगे, कैसे कंसीडर होगा। ओके, और दूसरा क्या, ही हैज अर्न एवरी इंटरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 लाख। और सेकेंड कंडीशन में क्या है, अगर वो 22 लाख क्या कर लेता है, इनकम अर्न कर लेता है इंडिया में, तो उस केस में कैसे हम बताएंगे कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और नहीं है। ओके, सो पहले क्या देखो आंसर, मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन visited to India on 12 मई और रिटर्न बैक कर जाता है कब, रिटर्न बैक कर जाता है बताओ 17 अक्टूबर 2020। तो क्या इंडियन सिटीजन ऑन 12 मई 2020 and return back on 17 October 2020। ओके, तो अब क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ डे स्टे इन इंडिया करेंट प्रीवियस ईयर। कैलकुलेट नंबर ऑफ डे स्टे इन इंडिया करेंट प्रीवियस ईयर। करेंट प्रीवियस ईयर का मतलब 2020-21 में कितने दे रहा है, देखो कब आया, मार्च में आया, मार्च में नहीं मई, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ओके, कितना हो गया मई, तो मई से कैलकुलेट करो, एक सेकेंड
इसे कर देते हैं, मई की जगह जून कर देते हैं। कितना कर देते हैं? जून। यहाँ पे कर देते हैं जून। जून में आया ये, कब आया? जून। मई की जगह कर दो जून, जल्दी से। ओके, अब क्या करना है देखो, जून में कब आया? 12 जून को आया। 12 जून मीन्स इसमें जून कितने डेज होते हैं? जून में होते हैं, बताओ कितने डेज होते हैं? 30 डेज। कैलकुलेटर कहाँ पर है? 30 डेज होते हैं। और वो जून में कितने दिन नहीं रहा है वो देखो, कितने दिन नहीं रहा? 12 दिन से पहले कितने? 12 जून से पहले कितने दिन है? 11 दिन। तो 30 में से 11 माइनस करो, सिंपल। 30 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19 डे। और जुलाई में कितने? 31 डेज, 31 डेज। और अगस्त 31 डेज, सितंबर में 30 डेज। अक्टूबर में देखो कब जा रहा है? अक्टूबर में जा रहा है 17 अक्टूबर को, तो कितने? 17 दिन। ओके, तो अब देखो कितने हो रहे हैं? 19 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 17। इसे मई रहने दो, मई कर दे क्या? चलो सर रहने दो, जून ही रहने दो। क्या है? जून। ओके, जून में कितने हो? तो टोटल कितना हो गया? 128 डे। 128 डेज हो गया ना। इससे एक करेंट प्रीवियस ईयर में इतना हो गया। फर्दर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में देखो, फर्दर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितने दिन है? देखो 16, 17, 2017, 18 और 2018, 19 और 2019, 20। तो इसमें देखो, इसमें कितने दे रहा है? 40 डेज। और इसमें कितने दे रहा है? देखो इसमें नील। और उसके बाद देखो 2018 में इसमें रहा है 130 दिन। और उसके बाद कितने रहा है? उसमें 2019-20 में रहा है 215 डेज। टोटल करो इसका, 40 प्लस में 130 प्लस में 215, ये हो रहा है 385 डेज। 385 डेज हो गया ना। तो देखो कितना है? प्रीवियस ईयर में कितना है? करंट प्रीवियस ईयर में 128 डेज है। और फर्दर लास्ट 4 ईयर में कितने? 385 डेज है। ओके, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें कौन सा वाला चेक करना है? जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसके अकॉर्डिंग देखना है। ओके, जब उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या उसमें 15 लाख वाली लिमिट भी देखेंगे, होगा ना। तो अब देखो क्या होगा इसमें, देखो तो हम क्या लिख लेते हैं? करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर में कितने डेज बन रहे हैं? 128 डेज। इधर साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि हम वहां पर मुझे नोट भी देना पड़ेगा। ओके, और लास्ट प्रीवियस 4 ईयर्स, उसमें कितना बन रहे हैं? 385 डेज। ओके, तो पहले तो ऐसे आपको पहले नॉर्मली कैलकुलेट करके बताना है, लिखना है ये कितना डेज करंट प्रीवियस ईयर में रहा है, और उसके लास्ट 4 फर्दर प्रीवियस ईयर में कितना डेज स्टे किया है वो बताना है। ओके, फिर इसके बेस पे आपको डिसाइड करना है क्या, अगर उसकी इनकम इंडिया में कोई है ही नहीं, अप टू 15, तो यहाँ पर क्या है? अप टू 15 लाख, मतलब 15 लाख से कम है, तो उस केस में कौन सी कंडीशन देखते हैं हम? बताओ, 182 डेज वाली। करंट प्रीवियस ईयर में कितना देखते हैं? 182 डेज, बट कितना हो रहा है? 128 डेज हो रहा है। तो फर्स्ट में तो ऐसे ही पता चल रहा है, ही इज नॉट स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर, और उसकी एंड हिज टोटल इनकम ऑल्सो कितनी? लेस देन 182 डेज। आई मीन लेस देन है कितनी? उसकी कोई इनकम ही नहीं है यहाँ पर। लेस देन का मतलब क्या? 15 लाख, उसकी 15 लाख से कम, मतलब उसकी करंट ईयर में क्या उसकी इनकम हुई नहीं, उसके करंट प्रीवियस ईयर में कोई इनकम ही नहीं हुई करंट। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? इसे नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनआर हो जाएगा। ओके, सो पहले इसे लिख लो, फिर उसके बाद करेंगे उससे। जल्दी करो इसे।
अब क्या है देखो, इसमें नोट्स में क्या देना है, केस 1 में देखो, केस 1 में क्या लिखा है, ही हैज नो इनकम इन इंडिया, उसकी कोई इनकम इंडिया में नहीं है। अगर उसकी कोई इनकम ही नहीं है, 15 लाख से क्या अप टू 15 लाख वाला प्रोविजन लगेगा यहाँ पर, उसकी इनकम 15 लाख से कम है, यहाँ पर इसकी इनकम ही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन देखेंगे बताओ, फर्स्ट कंडीशन। इसमें सेकंड कंडीशन जो बेसिक की सेकंड कंडीशन कौन सी, 60 डेज और 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर, वो वाली क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमें क्या देखना है, करंट प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और मोर है। देखो करंट प्रीवियस ईयर में कितने 128 डेज ही हो रहा है, तो केस 1 में क्या होगा, देखो केस 1 में होगा, केस 1 में क्या होगा, केस 1 में होगा सिंस he has no income in India, since he has no income in India and his stay period in previous year less than 182 days, hence he is non-resident of India. ओके तो क्या है ये नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एनआरआई है, एनआरआई। ओके अब केस 2 में क्या होगा, देखो केस 2 में चलेगा, देखो ही हैज अर्न्ड एफडी इंटरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कितनी है 22 लैक्स। अब इसमें क्या है, सेकेंड वाले कंडीशन, सेकेंड वाले केस में क्या है, इसमें दो कितनी 22 लाख इनकम है, अदर देन फॉरेन इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसकी देखो 15 लाख से ऊपर हो रही ना। और क्या लिखा है, अगर एक किसी इंडिविजुअल इंडिया क्या किसी इंडिविजुअल पर्सन की और इंडियन ओरिजिन की उसकी इनकम कितनी है 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाता है, उससे दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कौन सी, एक तो 182 डेज वाली, और दूसरी क्या है, दूसरी 60 डेज प्रीवियस, करंट प्रीवियस ईयर को, प्रीवियस ईयर में जो बेसिक कंडीशन 60 डेज थी, अब वो क्या चेंज हो जाती, कितनी हो जाएगी, चेंज होकर 120 डेज हो जाएगा। और लास्ट प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज देखेंगे, तो यहाँ पर देखो लास्ट करंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज से ऊपर है, और लास्ट प्रीवियस 4 ईयर में कितना 365 डेज से ऊपर है, तो इसमें क्या माना जाएगा, ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, सिंस his total income other than foreign source of income, other than foreign source of income कितनी है, exceeding रुपीज 15 लाख। एंड he also fulfill second basic condition that he stay in India current previous year. It means क्या है, current previous year more than 120 days and in last
in last 4 previous year, last 4 previous year exceeding 365 days, hence he is resident but not ordinary resident. इसका मतलब क्या देखो, और इसमें ये भी था अगर वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है जब उसकी जितनी 15 लाख से ज्यादा इनकम हो जाती है, तो उस केस में वो क्या रहेगा, रेसिडेंट रहेगा बट नॉट ऑर्डिनरी रहेगा। तो ये लिखा है यहाँ पर। ओके, अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। और क्या करना है, और क्या कर सकते हो आप, पहले इसमें आप नोट्स दे सकते हो। कैसे आप नोट्स दे सकते हो, सेक्शन 6 और सेक्शन 1 में जो कंडीशंस है वो बतानी है। उसके बाद ये भी बता सकते हो कि अगर उसकी इनकम अप टू 15 लाख से कम है तो उस केस में क्या होगा, और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, ये मैंने सब बताया। ये लिख दो, फिर उसके बाद ये दोनों केस ऐड कर दो। ओके, ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से। अगर वैसे प्रेजेंटेशन करोगे ना वो दैट इज मोर एक्यूरेट। ओके, तो पहले क्या करना, तुम्हें सेक्शन 6 और सेक्शन 1 को डिफाइन कर देना, फिर उसके बाद ये दोनों लिखना है। ओके, तो वीडियो पॉज करना और लिखो इसे। वीडियो पॉज करो, लिखो जल्दी से। So, I think it is enough for today. In next class, we will continue residential status. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.